हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा जीएस का सेशन है। और आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है 16 महाजनपद। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 16 महाजनपद पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और अब हम शिफ्ट कर गए हैं, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, फिर हमने वैदिक पीरियड पढ़ा, लेटर वैदिक पर हम गए, और उसके बाद हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद पढ़ा। तो बौद्ध धर्म में एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुतर निकाय। तो इसको आपको याद रखना है कि 6th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद यानी कि जिस तरह से हमने लेटर वैदिक में देखा था कि समूह बनने लगे थे, गांव बनने लगे थे, एक विलेज समिति बनने लगी थी, समिति और सभा। फिर जो गांव है, छोटे छोटे विलेजेस को मिला करके जो एक जनपद का आविष्कार हुआ, यानी कि एक जनपद बना, और उस जनपद के बाद फिर वो राज्य में कन्वर्ट हो गया, यानी कि बहुत बड़े बड़े एम्पायर उससे फिर बने। तो 16 महाजनपद के बारे में आपको पता है, एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, या बुद्धिस्ट साहित्य कह सकते हैं आप, या बौद्ध साहित्य से लिखेंगे, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य अंगुतर निकाय में बताया गया है कि 6th सेंचुरी के अराउंड में 16 महाजनपद थे। तो उसका नाम है अंगुतर निकाय। तो क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे कि 16 महाजनपद के बारे में कहां पर दिया गया है, तो अंगुतर निकाय में दिया गया है 16 महाजनपद के बारे में। तो 16 महाजनपद जो है, जैसे कि हमने एक पढ़ा था कि कोई फैमिली होती थी तो उस फैमिली को कुल कहते थे। कुल के बाद आता था विश। विश क्या होता था? छोटे छोटे फैमिली का ग्रुप होता था, उसको विश कह देते थे। और विश का जो वो होता था मुखिया, उसे कहते थे विषयपति। तो विषयपति उसको कहते थे। उसके बाद आता था आपका विषयपति के बाद आ जाता था, बहुत सारे जो विलेजेस इकट्ठे होते थे उनको जनपद कह देते थे। तो बेसिकली एक हायरार्की थी कि जो छोटी फैमिली होती थी उसे कुल कह देते थे, फिर विश होता था, विश के बाद में विषयपति उसको देखरेख करता था। और फिर जो जिले हैं, जो प्रेजेंट में हम जिला वर्ड यूज करते हैं, वो जनपद को ही रेफर करता है। तो फिर जनपद बनने लगे। और जो पहले थे 16 महाजनपद, वो जनपद आज के जो जिले हैं वो छोटे हैं, लेकिन 16 महाजनपद उसमें पूरा एक राजा का पूरा एम्पायर होता था। तो इतने बड़े बड़े महाजनपद उस समय हुआ करते थे। तो ये जो 16 महाजनपद है, इनमें से आपका एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। तो इनकी जो राजधानी है आपको याद करनी है। तो अंग से शुरू करते हैं। अंग जो था, ये इसकी राजधानी थी चंपा। काशी की राजधानी थी वाराणसी या बनारस। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। और मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। और पंचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। कुरु की आपको पता ही होगा, कुरु वर्ड जहां भी आएगा तो इंद्रप्रस्थ से वो लिंक रहेगा। ये दिल्ली वाला एरिया था। ये जो हमने पढ़ा है ये यूपी का ईस्टर्न साइड वाला एरिया है। और मत से इसका विराटनगर। काम्बोज की हाटक। सूरसेन की मथुरा, जो ये हमारा वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट है, यहाँ पर इसकी बात है। गांधार, तक्षशिला। गांधार जो है, यहाँ तक भी 16 महाजनपद थे, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये कोई कंट्री नहीं थी। और जो हमारा एम्पायर था, यानी कि जिसको कंबाइनली भारत के नाम से जाना जाता है, वो गांधार अफगानिस्तान तक था। तो इसमें अशमक है जिसकी राजधानी है पोटन। और गांधार की राजधानी आप याद रखिएगा तक्षशिला, क्योंकि तक्षशिला हम बाद में भी पढ़ेंगे। तक्षशिला के बारे में काफी बातें और भी हैं जानने की। मगध की राजधानी थी राजगीर। और अवंती की राजधानी थी उज्जैनी।
अब हुआ क्या कि जो 16 महाजनपद थे, जब 16 महाजनपद 6th सेंचुरी के बाद में आपस में इन महाजनपद ने एक दूसरे पे जैसे हमला किया, तो उसके बाद कुछ महाजनपद जो है वो आपस में ही मिल गए, और जैसे कि एक राजा ने दूसरे महाजनपद पर हमला कर दिया तो वो भी उसके राज्य में मिल गया, तो फिर 4 ही महाजनपद बचे थे बाय द एंड ऑफ द 6th सेंचुरी। 4 बचे। अब इसमें कौन कौन थे? कौशल, मगध, मगध, अवंती, मगध, अवंती, और इसके अलावा और कौन सा बचा था? गांधार, अश्मक, काशी, कौशल, मगध और अवंती। सिर्फ ये 4 जो है महाजनपद उस समय बचे थे। और फिर इनके जो महाजनपद के राजा थे, इनके प्रत्येक अलग अलग एक राजा है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि हमारे लिए सबसे पावरफुल जो इसमें राज्य रहा है वो रहा है मगध। तो मगध के बारे में हम सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस रहेगा वो मगध पर रहेगा, क्योंकि मगध एम्पायर आगे चल के बहुत बड़ा एम्पायर बना और इसमें बहुत सारे अलग अलग सम्राट आए, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं। उसके बाद इसमें जो द ग्रेट अशोका द ग्रेट, अशोक महान का एम्पायर रहा है, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारे यहाँ पर फॉरेन इन्वेजन होना स्टार्ट हो गया था, यानी कि जो फॉरेनर्स हैं, विदेशी जो है वो यहाँ पर आक्रमण करने लगे थे। तो इसमें सबसे पहले आपको जानना है कौशल के बारे में, कौशल, मगध और अवंती और काशी, और इसमें हमारा फोकस रहेगा मगध पर। इसी के साथ साथ इसमें हम लिखेंगे काशी की जगह वत्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वत्स। वत्स जो है यमुना नदी के किनारे था, यमुना नदी के किनारे था। और वत्स की हमने राजधानी यहां पर देखी है कौशाम्बी। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी और इसके राजा का नाम था उज्जैन। उज्जैन इसके राजा का नाम था। और बाद में इसे अवंती के जो राजा हैं, अवंती ने कब्जा कर लिया। बाद में इस पर अवंती ने कब्जा कर लिया, उसके राजा को ये मिल गया और अवंती ने इस पे कब्जा कर लिया। इसके अलावा अगर हम मगध की बात करें तो क्योंकि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मगध है, तो मगध में हमें एक याद रखना है कि इसमें सबसे पहले एक डायनेस्टी थी जिसका नाम है हर्यंक। हर्यणक डायनेस्टी, हर्यणक वंश। तो जो मगध है इसमें जिस किंग ने इसके स्थापना की थी उसका नाम है हर्यणक डायनेस्टी या हर्यंक डायनेस्टी। इसे हर्यंक डायनेस्टी भी कहते हैं, हर्यक डायनेस्टी। तो जो हर्यक डायनेस्टी है इसका हिंदी में मैं ठीक से इसको लिख दूंगी क्योंकि इसका मुझे इंग्लिश में ही पता है, हिंदी में हाउ टू राइट और प्रोनाउंस हर्यंक। हाँ, इसका हर्यंक ही है, इसमें आप यहाँ पर अंक की बिंदी लगाइएगा, हर्यंक वंश। तो हर्यंक वंश था और जिसकी राजधानी जिसका जो नींव है वो रखी थी बिंबिसार ने। बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजात शत्रु। बिंबिसार ने इसकी नींव लिखी थी और अजात शत्रु जो है इन्होंने इसके बाद इसकी राजगद्दी संभाली थी। तो मगध की जो स्थापना की थी वो बिंबिसार ने की थी और इसकी स्थापना के बाद इसमें आपको याद रखना है कि बिंबिसार जो है ये बहुत एम्बिशियस पर्सन था और इसने काफी सारी शादियां की हैं, जैसे कि इसने 3 शादियां की थी और वो 3 शादियां उसमें मैं आपको नाम बता देती हूँ कि इसमें किस किस से की थी।
तो इसने कौशल के जो राजा है उनकी बेटी से शादी की थी, कौशला देवी से। फिर इन्होंने लिच्छवी जो प्रिंसेस है चेलन्ना, उनसे भी की थी, और एक नागा प्रिंस जो है खेमा, उनसे भी की थी। तो बेसिकली ये डिनोट करता है कि उस समय जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस होती थी वो ज्यादा प्रचलित थी, यानी कि जब भी आप किसी भी राज्य को अनेक्स करना चाहते हैं तो आप, लेकिन आप युद्ध नहीं करना चाहते, तो आप क्या करते हैं, उस जगह पर हमला कर देते हैं। और अगर हमले से बात नहीं बनती है और आपको ये लगता है कि युद्ध नहीं करना चाहते, तो उस जगह पर वहां के राजा की जो भी बेटी है या कोई भी है तो शादी कर लेते हैं। तो मैट्रिमोनियल अलायंस जो है ये दिखाता है कि वहां पर मैट्रिमोनियल अलायंस बहुत ज्यादा प्रचलित थी। तो बिंबिसार, अजातशत्रु और इनके बाद जो है मगध एम्पायर में एक तरह का गैप है, यानी कि इसके बाद वहां पर एक डायनेस्टी आ जाती है जिसे हम कहते हैं शैशुंग डायनेस्टी। उसके बाद एक डायनेस्टी आ जाती है, उसे हम कहते हैं शिशुनाग डायनेस्टी भी कुछ कहते हैं उसको, शिशुनाग। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आ जाती है। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आता है नंद डायनेस्टी। क्योंकि इस पार्ट में से क्वेश्चन कम आते हैं तो आपको इसमें ज्यादा याद नहीं रखना है। नंद डायनेस्टी, और नंद डायनेस्टी में जो सबसे ज्यादा था पावरफुल वो था घननंद, धननंद। धननंद जो था ये सबसे ज्यादा पावरफुल था। और फिर धननंद को किसने हटाया था वो आपको पता ही है। फिर मगध एम्पायर में धननंद यानी कि नंद डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करके कौन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य। और किसकी सहायता से आए थे वो, कौन उनके गुरु थे ये भी आपको पता होगा, जिनका नाम है विष्णुगुप्त चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। तो उनकी हेल्प से मगध में इस तरह का हुआ कि आप पहले हर्यंक डायनेस्टी आई, बिंबिसार, अजातशत्रु इसमें मुख्य थे। तो उसके बाद शशुनाग डायनेस्टी आई, उसके बाद नंद डायनेस्टी आई जिसके राजा थे घननंद। और घननंद जो है इसको हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो अब ये जो है आपको याद रखना है। अब इसमें एक और चीज भी आपको याद रखनी है कि बिंबिसार किस किस के समकालीन थे, ये गौतम बुद्ध। इसमें जो मेन बात आपको याद रखनी है जो क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध और महावीर जैन। गौतम बुद्ध और महावीर जैन इनके समकालीन थे, यानी कि जिस समय इनका राज्य था उस समय ये दोनों जो है यानी गौतम बुद्ध और महावीर जैन जीवित थे। जीवित थे। और इसको लिखेंगे, हम इसे कहते हैं समकालीन होना। समकालीन यानी जिस समय ये थे उस समय यह भी थे, समकालीन। तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध, महावीर जैन के समकालीन थे। तो क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध और महावीर जैन के कौन से राजा हैं जो समकालीन थे, तो बिंबिसार का नाम आता है और ये पूछा भी जाता है। इसमें कुछ और हेड्स भी हैं जो मुझे आप लोगों को बताने हैं। हर्यंक डायनेस्टी हो गया, इन्होंने कौशला देवी से शादी की थी, चेलन्ना से शादी की थी और खेमा से शादी की थी, यानी 3 शादियां इनकी हुई थी। और ये गौतम बुद्ध और महावीर जैन दोनों के कंटेम्पररी थे। और गौतम बुद्ध से डिपिक्टेड महावंशम, ठीक है। अजातशत्रु के बारे में कहा जाता है कि वह गौतम बुद्ध से मिले थे। गौतम बुद्ध, यह गौतम बुद्ध से मिले थे, ऐसा कहा जाता है कि मिले थे। और इनके बारे में ये भी है कि सब कहते हैं इनको, अजातशत्रु को, कि इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। फिर कुछ कहते हैं कि बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इनके बारे में ये बात लिखी जाती है कि पहले ये इन्होंने जैन धर्म अपना रखा था, पहले यानी इनिशियली जैन धर्म, इनिशियली जैन धर्म अपना रखा था और उसके बाद जो है बौद्ध धर्म अपना लिया।
उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो ये आपको लिखना है, पहले बौद्ध धर्म और बाद में जैन धर्म, अगर क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि खुद हिस्टोरियन इसमें कंफ्यूज है कि किस तरह से होता है, क्योंकि जैन धर्म के जो भी मंक्स है उन्होंने, और बौद्ध धर्म में भी ये बताया कि अजातशत्रु जो है उनके फॉलोवर थे। लेकिन अजातशत्रु ने ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पहले जैन धर्म अपनाया था, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो इसे कहा जाता है कि अजातशत्रु। और अजातशत्रु जाने जाते हैं अपनी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए, यानी कि इन्होंने मगध एम्पायर को और आगे तक इन्होंने वो किया था, प्रसार किया था, बढ़ाया था एम्पायर को। उसके साथ साथ इसमें ये भी बात याद रखनी है आपको कि इन्होंने भरहुत जो है वहां पर स्तूपा में इनके बारे में जिक्र है अजातशत्रु के बारे में, और इन्होंने कुछ चैत्या और विहार जो मेन बौद्ध धर्म के लिए एक मठ की तरह होते हैं उनका भी निर्माण इन्होंने कराया था। उसके बाद आती है शैशुनाग डायनेस्टी। शैशुनाग डायनेस्टी के बारे में बहुत कम नॉलेज है। और उसके बाद आती है नंद डायनेस्टी। और नंद डायनेस्टी जो है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें मोस्ट पावरफुल जो इसका राजा था और बहुत क्रूअल भी था, जिसे कहा जाता घननंद, और घननंद का जो एम्पायर है वो डिस्ट्रॉय कर दिया था, मौर्य साम्राज्य उसके बाद स्थापित हुआ था। तो इसको आपको याद रखना है। अब इसमें पहले एक रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद हम अलेक्जेंडर के पास चलेंगे, क्योंकि अब हमने शिफ्ट करना है कि इसी दौरान जब बिंबिसार अजातशत्रु मगध एम्पायर बढ़ रहा था, उसी दौरान वेस्टर्न फ्रंटियर से हमारे पर क्या हो रहे थे, हमले हो रहे थे, यानी कि भारत पर नॉर्थ वेस्ट साइड से अटैक्स हो रहे थे। कौन कौन अटैक कर रहा था और कौन सफल रहा, और उसके बाद कैसे हमारे यहाँ की पॉलिटी चेंज हुई, उसके बारे में हम करेंगे। तो पहले हमने स्टार्ट किया था 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में हमने पढ़ा अंग, काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, मल, पांचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, काम्बोज, शूरसेन, गंधार, अश्मक, मगध और अवंती। अब इनकी राजधानी आपको याद रखनी है। अंग की राजधानी है चंपा, काशी की राजधानी है वाराणसी, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, वज्जी की राजधानी है वैशाली, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, मल्ल की राजधानी है कुशीनगर, पांचाल की अहिच्छत्र, चेदी की शक्तिमती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, काम्बोज की हाटक, और शूरसेन की मथुरा, गांधार की तक्षशिला, ये भी आपको याद रखनी है। अश्मक की पोटन, मगध की राजगीर, और इसके साथ साथ अवंती की उज्जैनी, और अवंती की उज्जैनी के साथ साथ इसकी राजधानी को महिष्मती भी कहते हैं। और ये बाहुबली वाली मूवी से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बाहुबली में जो दिखाई गई है महिष्मती राजधानी वो अलग दिखाई गई है, वो पूरा एक अंपायर दिखाया गया है। बट इसमें जो अवंती की राजधानी है जिसका नाम महिष्मती भी है, शायद सिर्फ नाम इन्होंने यहाँ से लिया होगा, बाकी हिस्टोरिकल नहीं है, वो टोटली फिक्शन है। फिक्शन मतलब कहानी है। तो इसकी राजधानी अवंती की, इसको उज्जैनी भी कह देते हैं और महिष्मती भी कहते हैं, महिष्मती। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से कुछ हमले हो रहे हैं। वो हमले कौन कर रहा है और कौन हमारे यहाँ आने में सफल हुआ, उसको हम करेंगे। और इसी के साथ जो हमारा आज का ये वाला सेशन है 16 महाजनपद का, ये यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एंड हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे अलेक्जेंडर का इन्वेजन।